नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता। इस वक्त की बड़ी खबर हाथरस केस से जुड़ी हुई आ रही है। हाथरस केस में सीबीआई एक बार फिर पीड़ित परिवार से पूछताछ कर रही है। अब से कुछ देर पहले सीबीआई की टीम पीड़ित के पिता, छोटे भाई और बड़े भाई को सीबीआई ने पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। इससे पहले कल सीबीआई ने पीड़ित के भाई से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की थी और सीबीआई पीड़ित के भाई को उसके घर से लेकर अपने कैंप ऑफिस गई थी, जहां उससे पूछताछ की गई। पीड़ित के बड़े भाई के मुताबिक सीबीआई ने अपने दफ्तर में सिर्फ घटना के बारे में पूछताछ की। पीड़ित का बड़ा भाई शाम 7:40 पर अपने घर लौट आया था। सीबीआई उन लोगों के नाम समन भी जारी कर सकती है जिनका कभी न कभी इस मामले में जिक्र आया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पीड़ित के पिता, मौजूद हैं पीड़ित के छोटे भाई यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइए, जिस तरीके से हाईकोर्ट का जजमेंट आ गया है, अपलोड हो गया है, हाईकोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा फटकार लगाई है और ख़ासतौर से जो अंतिम संस्कार बिना आपसे पूछे हुए, बिना आप लोगों से पूछे हुए जो अंतिम विदाई दी जाती है वो बिना आपके उसके इच्छा के हुआ, उस पर काफ़ी ज़्यादा नाराज हुआ। क्या हुआ तो उस दिन हाईकोर्ट में? सबसे पहले तो हाईकोर्ट जज साहब ने कहा कि बेटी का बहुत दुख जताया कि बेटी के संग में बहुत वो किया है, हमें भी दुख है इस बात का। फिर उसके बाद में हमने अपनी जो बात है उन्हें बताई कि बेटी का हमें लास्ट में चल के मुख भी नहीं देखने दिया और इन लोगों ने वो बेटी की बॉडी को जला दिया। तो यही बात वहाँ बताई हम लोगों ने। तो आज 14 तारीख है, पूरे 1 महीना, तो आज काफ़ी अहम दिन है आप लोगों के लिए। आज देखा घर के साफ सफाई भी आप लोग कर रहे थे, आंखों में आंसू भी हैं, आपकी बेटी याद आ रही है? बेटी तो याद आएगी, क्योंकि आंसू जिंदगी भर के मिले हैं। ये चौंके का कहते हैं, खूब बेटी काम करती, डोलती आंगन में, अब वो दिखाई नहीं देती, आंसू तो आएगी। सीबीआई कल आई, क्या पूछा सीबीआई ने? फिर आपके बड़े बेटे को भी ले गए। ज़्यादा उन्होंने बात नहीं करी, खाली हमसे पूछा कि क्या कहता आप कहाँ थे उस समय। मैंने कही कि मैं एक स्कूल में काम करता हूँ, वहाँ क्या कहते सवेरे काम करने के लिए गया। तो उसके बाद की घटना है, तो मेरा बेटा और बहू और बेटी तीनों जने खेत पे गए घास काटने के लिए। तो दोबारा सीबीआई आने के लिए कहा पूछताछ के लिए? हाँ, पूछताछ तो करेंगे बच्चों को, अभी जब तक वो नहीं होगी तो जब तक करेंगे। देखिए, गाइडलाइन है, इसलिए हम पीड़ित परिवार का चेहरा नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त पिता और भाई दोनों के आंखों में आंसू हैं। आज 1 महीने हो चुके हैं इस पूरे मामले को। 14 तारीख की ही घटना है। आज आपकी भी आंखों में आंसू हैं। बहन याद आ रही है आज? हाँ बिल्कुल, याद तो आ ही रही है। हाईकोर्ट ने उस दिन हाथरस प्रशासन को क्या कहा था? उन्हें यही डांटा था, वो कुछ चीज़ जो हमारी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि इंग्लिश में बात कर रहे थे आपस में वो लोग, जो चीज़ थोड़ी बहुत हमारी समझ में आ रही थी। तो हमें लगता है कि उन्हें डांट भी रहे थे और उन्हें पूछ भी रहे थे सारी जो घटना है। तो जिस तरीके से हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई हुई है, उसमें आप अपने न्याय को लेकर आशा जग गई है आपके अंदर? हाँ, थोड़ी सी आशा जगी है कि हमें न्याय मिलेगा। और सीबीआई जिस तरीके से मामले की जांच कर रही है, कल आपके बड़े भाई को, मां को लेकर गई स्पॉट पे, क्राइम स्पॉट पे ले गई, फिर अंतिम संस्कार वाले दिन जहां हुआ था वहां ले गई। हाँ, लेकर के गई थी। आशा जग रही है अब कि न्याय होगा, अब न्याय मिलेगा? हाँ, देखिए, अगर सीबीआई तो कर ही रही है अपना काम, अभी देखो लगता है हमें थोड़ा सा कि हाँ न्याय मिलेगा। लगता है आपको कि न्याय मिलेगा? सीबीआई ने आपसे भी कोई बातचीत की घर के अंदर? हाँ, पूछताछ करी कि आप मतलब कहाँ पर थे, जो घटना हुई थी। तो मैंने बताया मैं तो यहाँ पे था नहीं गाँव में, मैं तो गाजियाबाद में जॉब करता हूँ, वहाँ पर था, ड्यूटी में था। आपका पूरा डिटेल लिया गया। माँ से क्या पूछा? मम्मी से भी वही, मम्मी से पूछा जहाँ पर घटना हुई थी तो कैसे कैसे हुई, तो मम्मी वहाँ पर भी गई थी। क्योंकि जिस दिन घटना हुई, जिस दिन मम्मी, बड़े भाई आपके और बहन तीनों लोग वहाँ पे चारा काट रहे हैं। हाँ, इन लोगों से वहाँ पर पूछा था जाकर कि मतलब आप लोग कहाँ पर थे, किस साइड आप मतलब काट रहे थे बैठ कर के, और कैसे पता चला। उन लोगों से पूरी जानकारी करी उन लोगों ने। पीड़ित परिवार के घर की बहू इस वक्त हमारे साथ हैं। ये बताइए, आज 1 महीना हो गया पूरा इस घटना को। जब मैं सुबह घर में दाखिल हुआ था तो आप घर में पोछा लगा रही थी और आपकी आंखें नम थी, रो रही थी। कौन सी ऐसी बात आपको याद आ गई कि आप रोने लगी? क्योंकि इसी दिन वो दीदी गई थी ना, तो 14 तारीख के दिन यहाँ से ये सब हादसा हुआ है। तो कुछ आज के दिन हम लोगों को ज्यादा याद आ रहा है उनका।
और ये लीपा लापी पोतना ये सब कुछ मुझे नहीं आता था। वो ज़्यादातर दीदी हमारी करती थी, इसलिए थोड़ा ज़्यादा वो लग रहा था अंदर से। तो लीपा लोपी जो करती थी वो दीदी ही करती थी, पीड़ित ही करती, आप नहीं करती, इसीलिए याद आ रहा था ज़्यादा। इसीलिए मुझे बहुत उनकी याद आ रही थी। और वैसे भी आज के दिन जब गई थी तो अच्छी गई थी, और वहाँ से 10 बजे के बाद ऐसी खबर सुनने को मिली तो थोड़ा ज़्यादा। आज घर में सबके आंखों में आंसू था, चाहे पिताजी हों, भाई हों, आपके पति हों, सब आपकी आंखों में, सबके आंखों में आंसू था। सब लोग याद कर रहे थे उन्हें सुबह से आज के दिन। तो इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं, गाइडलाइन है, हम इनका चेहरा नहीं दिखा सकते हैं, तो अभी आंखों में इनके आंसू हैं। आज 1 महीने हो चुका है पीड़ित के इस घटना को। सीबीआई अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है। अब आपको उम्मीद है इंसाफ मिलेगा? हाँ, उम्मीद है, विश्वास भी है कि अब जो कुछ हो रहा है सही दिशा में हो रहा है और हम लोगों को न्याय मिलेगा। और ये आवाज़ जब आगे तक उठाई है हम लोगों ने, इतना हुआ है, तो कोर्ट भी जाने से ये सब कुछ दिल में तसल्ली हुई है कि हाँ ये सच की जीत होगी शायद। हाई कोर्ट ने जैसे फटकार लगाई, डांट लगाई जिला प्रशासन को, उस वक्त आप कोर्ट में थी, अंदर से क्या महसूस हुआ? जो गलती उन्होंने की है उसके लिए उन्होंने फटकार लगाई उन लोगों को। अभी सही हुआ, जहाँ शासन भी उनका, प्रशासन भी उनका, जो कुछ भी किया उन्हीं लोगों का किया हुआ है, तो इसलिए ठीक लगा। आज भी अंदर से मलाल है कि आखिरी बार बेटी का दर्शन हो जाता, दीदी का दर्शन हो जाता देखने। बहुत, इस चीज को तो शायद हम लोग कर पाएंगे, किसी को इतना नहीं बता सकते हैं कि जब चेहरा नहीं देखा है तो बहुत ज्यादा खराब लग रहा है हम लोग। तो सीबीआई जो है कल चप्पल और तमाम जो केरोसिन तेल थे वो लेकर गए। हाँ, जो कैन थी वो केरोसिन की और चप्पल थी वो उन्हें यहाँ से लेके गए हैं। दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत सिंह लखनऊ से इस वक्त मौजूद हैं, साथ ही साथ अमित हाथरस से इस वक्त मौजूद हैं। अमित, फिलहाल सीबीआई क्या पीड़ित परिवार से पूछताछ कर रही है इस वक्त? जी बिल्कुल, यहाँ से तो फिलहाल जो लोकल प्रशासन है, जो लोकल पुलिस है, वो पीड़ित परिवार को लेकर निकल चुकी है। जो काफिला था, जो सुरक्षा घेरे में बाकायदे लेकर जाया गया है, जब लखनऊ ले जाया गया था तब उस वक्त 6 गाड़ियों का कॉन्वॉय था। आज जब उन्हें पूछताछ के लिए सीबीआई का दफ्तर हाथरस में जो बनाया गया है वहां लेकर गए सीबीआई के कैंप में, तो वहां 4 गाड़ियों का काफिला था, लेकिन अधिकारी वही थे। जो एसडीएम थी अंजलि गंगवार वो थी, और जो इलाके के सीईओ थे उन्होंने वो अपने सुरक्षा घेरे में लेकर पीड़ित के पिता को, पीड़ित के दोनों भाई को अब से 5 से 10 मिनट पहले यहां से लेकर निकले हैं। और यहां से 10 किलोमीटर का तकरीबन सफर है, तो जाहिर तौर पे उनको यहां पहुंचने में 20 से 25 मिनट लगेगा, यानी आगे आने वाले 15 मिनट के अंदर वो सीबीआई के कैंप में पहुंच जाएंगे। जो सीबीआई का कैंप यहां पर बनाया गया है इस पूरे मामले की जांच करने के लिए, तो जाहिर तौर पे 15 मिनट बाद इन्वेस्टिगेशन सीबीआई शुरू कर देगी। जो बड़ा भाई है, बड़ा भाई के साथ बीते कल भी पूछताछ हो चुकी है। सीबीआई दफ्तर के सीबीआई कैंप में पूछताछ हुई थी, 3.5 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हुई थी। और आज जो है पीड़ित के पिता और पीड़ित के जो छोटे भाई हैं उनसे पूछताछ होगी, और देखना होगा कि कितनी देर तक ये पूछताछ होती है। और जो पीड़ित के पिता से मेरी बातचीत हुई है, पीड़ित के पिता ने ये कहा कि कल जो उनकी पूछताछ हुई थी, जो सीबीआई की 9 अधिकारी यहां पहुंचे हुए थे, उन 9 अधिकारियों ने कल पीड़ित के पिता से केवल इतना पूछा था कि आप कहां नौकरी करते हैं, क्या करते हैं, घर पे कितना समय रहते हैं, केवल इतना ही पूछा गया था। तो डिटेल तौर पे जब आज सीबीआई के अधिकारियों ने पीड़ित के पिता और दोनों भाई को बुलाया, तो डिटेल तौर पे आज सीबीआई पीड़ित के पिता और दोनों भाई से आज बात करेगी। जी ठीक है अमित, रहिए आप हमारे साथ। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर हाथरस केस से जुड़ी हुई आ रही है। सीबीआई अपनी जांच के तीसरे दिन आज पुलिस कर्मियों और डॉक्टरों से पूछताछ कर सकती है। मामले की जांच के लिए सीबीआई ने अपना अस्थायी कार्यालय बनाया है। उप कृषि निदेशक कार्यालय की बिल्डिंग में सीबीआई का कैंप दफ्तर बनाया गया है। 15 सदस्यों की टीम पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। टीम में मुख्य रूप से एक एसपी रैंक का अधिकारी और एक एएसपी रैंक का अधिकारी शामिल है। सीबीआई के अधिकारी सीमा पाहुजा मामले की जांच अधिकारी हैं। सीबीआई आज जिला अस्पताल जाकर डॉक्टरों से भी पूछताछ करेगी। हाथरस केस की सबसे बड़ी पड़ताल। हाथरस में फॉरेंसिक टीम ने सबूत इकट्ठे किए। खेत में गई फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम। पीड़ित के कपड़ों चप्पल की जांच। देश भर
को हिलाकर रख देने वाले हाथरस केस की जांच में फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट की टीम ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। CFSL यानी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के एक्सपर्ट की टीम कल सीबीआई की टीम के साथ हाथरस में पीड़ित के गांव पहुंची और उसने बिना वक्त गंवाए घटना से जुड़े सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए। हाथरस की घटना के 1 महीने बाद सीबीआई की टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ पीड़ित के गांव पहुंची। फॉरेंसिक टीम के लोग हर उस जगह पहुंचे जहां उन्हें थोड़े से भी सबूत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन 14 सितंबर को हुई घटना के इतने दिन बाद घटना से जुड़े सबूत इकट्ठे करना फॉरेंसिक एक्सपर्ट के लिए कड़ी चुनौती साबित हो सकता है। फॉरेंसिक टीम के लोगों का फोकस उस खेत पर टिका था जहां पर पीड़ित का आरोपियों से आमना सामना होने की बात कही जा रही है। आरोप है कि इसी खेत में 14 सितंबर को आरोपियों ने पीड़ित लड़की के साथ जबरदस्ती की और उसकी इतनी बुरी तरह से पिटाई की गई कि बाद में उसकी अस्पताल में मौत हो गई। लेकिन फॉरेंसिक टीम के विशेषज्ञों के लिए हाथरस मामले में सबूत जुटाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि घटना के पूरे 30 दिन बीत चुके हैं। इतना ही नहीं, किसी को भी घटना वाली जगह आने जाने से नहीं रोका गया। पहले पुलिस की टीमों ने कई बार खेत में छानबीन की, फिर राज्य सरकार की SIT के लोग भी मामले की पड़ताल करने पहुंचे और अब सीबीआई की टीम में शामिल फॉरेंसिक एक्सपर्ट मौके से सबूत की तलाश में जुटे हैं। हालांकि इस मामले में अभी तक सीबीआई की तरफ से कोई भी आपराधिक बयान नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट की नजर घटना से जुड़े सभी लोगों और जगहों पर है। फॉरेंसिक टीम अभी खेत की घटना वाली जगह पर फिर जा सकती है। फॉरेंसिक टीम पीड़ित के कपड़ों पर लगे धब्बों की जांच करेगी। फॉरेंसिक टीम आरोपियों के कपड़ों की जांच करेगी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट पीड़ित का शुरुआती इलाज करने वाले डॉक्टरों के बयान ले सकती है। पीड़ित के शरीर पर मिले निशान की भी फॉरेंसिक टीम जांच कर सकती है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट अंतिम संस्कार करने वाली जगह से भी सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। आज हाथरस में सीबीआई टीम की जांच का तीसरा दिन है। एक और सीबीआई इस घटना से जुड़े लोगों से बयान लेने में जुटी है, तो दूसरी तरफ उसके साथ पहुंचे फॉरेंसिक एक्सपर्ट घटना से जुड़ी एक एक चीज की जांच कर मामले की असलियत तक पहुंचने में मदद करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, हाथरस केस में सीबीआई आरोपियों से पूछताछ की तैयारी कर रही है। सीबीआई कोर्ट के जरिए हाथरस मामले के सभी आरोपियों की पूछताछ के लिए रिमांड मांगेगी। सीबीआई इस मामले में चश्मदीदों को पूछताछ के लिए बुला सकती है। सीबीआई ने इस मामले में सभी आरोपियों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड की मांग की है ताकि वारदात के वक्त लोकेशन की जानकारी हो सके। अजीत, क्या जानकारी, क्या आज हो सकती है पूछताछ, ये रिमांड में लेने की बात हो रही है? देखिए बिल्कुल अर्पिता, इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें हाथरस कांड से जुड़ी कि सीबीआई चारों आरोपियों से पूछताछ करेगी, जिसके लिए बाकायदा कोर्ट से रिमांड लेगी। सीबीआई ने भी कहा है कि जब इन चारों से पूछताछ होगी, इनके लोकेशन की जो कॉल डिटेल्स है वो मांगी गई है, जिससे मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा सके। सीबीआई इसके अलावा डॉक्टर्स और पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ करेगी, क्योंकि कॉल डिटेल्स के जरिए ही आरोपियों की लोकेशन का पता चल सकेगा। हालांकि इसके पहले SIT को बहुत सारे कॉल डिटेल्स हाथ लगे हैं, तो या फिर SIT उन कॉल डिटेल्स को सीबीआई की टीम से शेयर करेगी या फिर सीबीआई अपनी कॉल डिटेल्स अलग से जारी कराएगी। इसके साथ ही जो चारों आरोपी हैं संदीप समेत जो जेल में बंद हैं, उनसे पूछताछ की जाएगी। उसके लिए कोर्ट से बाकायदा अनुमति के लिए रिमांड की एप्लीकेशन सीबीआई की तरफ से आज दी जाएगी, जो हमारे पास खबर आ रही है। क्योंकि सीबीआई एक एक बिंदु की जांच स्वयं करना चाहती है। कल जिस तरह उन्होंने मौका मुआयना किया था, सीन को क्रिएट किया था, पीड़ित परिवार से कल बात की थी उनके भाई से, और आज अब उनके घर के सभी लोगों से वो बातचीत कर रहे हैं। और हाथरस में जो डीडी यानी उप कृषि निदेशक का जो दफ्तर है वहां पर बुलाया गया। तो सबसे बड़ी और अहम खबर इस वक्त हाथरस कांड से जुड़ी अर्पिता यही है कि सीबीआई इन चारों आरोपियों से पूछताछ करेगी जो इस वक्त जेल में है, जिनके ऊपर हत्या और गैंग रेप का आरोप है। तो इनकी पूछताछ के बाद सीबीआई को बहुत कुछ हाथ लग सकता है। इसके साथ ही लोकेशन के जरिए जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी हमें मांगी गई है, और वो भी जब हाथ लगेगी, वो भी जब सामने आएगी, तो आखिरकार ये भी जानकारी सामने आ जाएगी कि वो लास्ट लोकेशन उनकी कहां थी उस वक्त जब घटना घटी, तो ये लोग कहां थे।
जी हाँ, बिल्कुल अर्पिता, जिस तरीके से आरोपियों ने एसपी को पत्र लिखा था और कहा था कि इस पूरे मामले की जांच हो, अब उसी और उन्होंने उसमें से एक आरोपी ऐसा है जिसने कहा था कि घटना वाले दिन वो गांव में मौजूद नहीं था, वो अपने काम पर था। तो उसके बाद जो है अब ये काफी अहम हो जाता है जब कॉल डिटेल्स मांगा जाएगा, लोकेशन मांगा गया है सीबीआई की तरफ से। उसके बाद सीबीआई जब आरोपियों से जेल में पूछताछ करेंगे और जरूरत पड़ेगा तो सीबीआई कोर्ट में हलफनामा दायर करके वो आरोपियों का रिमांड भी ले सकते हैं। फिलहाल जो है अभी आरोपियों से पूछताछ करने की तैयारी कर रहे हैं, जो तमाम सबूत है वो इकट्ठा करने की तैयारी कर रही है सीबीआई, वो तमाम डिटेल निकालने की इकट्ठा कर रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में साइंटिफिक एविडेंस भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके अलावा आपको बताएं कि इस केस में जिसका जिक्र हुआ है कभी ना कभी उन सभी लोगों से पूछताछ करेगी, खासतौर से जो एसआईटी की जांच में जो तमाम बिंदुओं पर एसआईटी जांच की है, जो तमाम पहलू निकल कर आए हैं, उन तमाम पहलुओं को भी एक बार खंगालेगी। तो जो सीबीआई के लिए ये सब कुछ इतना आसान नहीं रहने वाला है अर्पिता, ये तो बात साफ है, क्योंकि सीबीआई तकरीबन 1 महीने बाद पीड़ित के गांव पहुंची है और उसके बाद जब क्राइम सीन का रिक्रिएट करने गई है तो वहां तो जाहिर तौर पे एविडेंस जो है वो काफी कुछ मिट गया होगा। आपको रोक रही हूँ। देखिए, बड़ी खबर इस बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है हाथरस से, जहां सीबीआई ने अपनी तफ्तीश की रफ्तार जो है वो तेज कर दी है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में ये बात सामने आ चुकी है कि सीबीआई इस गैंगरेप मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए अब हाथरस में ही कैंप ऑफिस बना ली और उनकी 15 अफसरों की टीम ने अपना काम करना भी शुरू कर दिया। लेकिन जो कुछ भी अब तक हाथरस में पुलिस ने किया, उसने सीबीआई की मुश्किलों को कम करने की बजाय और बढ़ा दिया। के सच का पता लगाने में जुटी सीबीआई। हाथरस में सीबीआई की जांच हुई तेज। हाथरस में सीबीआई ने बनाया कैंप ऑफिस। सीबीआई की टीम में एसपी और एएसपी रैंक के अधिकारी। सीबीआई की सबसे बड़ी चुनौती की बड़ी पड़ताल। हाथरस में न्यूज 18 की टीम भी डेरा डाले हुए है और हमारी टीम ने भी पूरे इलाके में सीबीआई के एक्शन को लेकर पड़ताल की है। पता चला है कि पीड़ित के भाई से सीबीआई की लंबी पूछताछ हुई। पुलिस की तरफ से देरी बनी सीबीआई की चुनौती। हाथरस की पुलिस से सीबीआई करेगी पूछताछ। डॉक्टर भी होंगे सीबीआई के सवालों के सामने। ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 के मुताबिक सीबीआई की टीम ने मंगलवार से ही जांच का सिलसिला शुरू कर दिया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने हाथरस मामले के मुख्य आरोपी संदीप के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 यानी गैंगरेप, धारा 307 यानी हत्या की कोशिश और 302 यानी हत्या के साथ ही SC/ST एक्ट की धारा 3 के तहत केस दर्ज किया है। हाथरस मामले की जांच के लिए एसआईटी की जांच के दौरान ही सीएम योगी ने इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। अपनी जांच के सिलसिले में सीबीआई सबसे पहले सवालों के दायरे में पीड़ित के भाई को लेकर आई और अब उससे मंगलवार को ही लंबी पूछताछ की। करीब 4 घंटे तक चली उस पूछताछ में सीबीआई ने पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा हासिल किया। सामने यही आया कि इस केस में हाथरस पुलिस की तरफ से बड़े स्तर पर लापरवाही हुई है और सबसे बड़ी लापरवाही इस केस की जांच में हुई देरी है। और यही बात सीबीआई के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि हाथरस पीड़िता की वारदात के 72 घंटे के भीतर मेडिकल जांच नहीं हुई। घटना के 2 हफ्ते बाद पीड़ित के सैंपल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए, जिसकी वजह से फॉरेंसिक रिपोर्ट में कुछ भी साफ नहीं हो सका। लिहाजा सीबीआई अब सबसे पहले हाथरस पुलिस और उन डॉक्टरों को सवालों के दायरे में लेगी जिनका इस केस से सीधा सीधा लेना देना था। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में ये बात सामने आ गई है कि गाइडलाइंस के मुताबिक 96 घंटे के भीतर ही ऐसे मामले में फॉरेंसिक सबूत मिल सकते हैं। ऐसे में मौत से पहले 22 सितंबर को पीड़ित का बयान सीबीआई की तफ्तीश का आधार बन सकती है, जिसमें उसने गैंगरेप का आरोप लगाया था। लिहाजा सीबीआई कोर्ट से चारों आरोपियों की रिमांड कस्टडी की मांग करेगी और उनसे पूछताछ करेगी। इसके साथ साथ सीबीआई आरोपियों के साथ ही पीड़ित के परिवार से भी पूछताछ कर सकती है। सीबीआई का ये भी प्लान है कि पीड़ित की मां से मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिलवाया जाए, क्योंकि वो इस मामले की चश्मदीद है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में सामने आया है कि सीबीआई की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हाथरस पुलिस ने इस मामले को पहले रेप का मामला माना ही नहीं था। शायद इसलिए किसी महिला अधिकारी को भी जांच में शामिल नहीं किया गया, जबकि रेप के मामलों में ऐसा करना बेहद जरूरी होता है।
हाथरस मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम रविवार की शाम को ही हाथरस पहुंच गई थी। हाथरस पुलिस ने इस बीच जो कुछ भी जांच की और केस डायरी तैयार की, उसे सीबीआई की टीम ने हासिल भी कर लिए हैं। इतना ही नहीं, मंगलवार को सीबीआई ने मौका मुआयना भी कर लिया और केस का रिक्रिएशन तक करवा डाला। और अब हाथरस में ही सीबीआई की टीम ने अपना कैंप ऑफिस भी तैयार किया है, जिससे ये बात तो साफ हो जाती है कि सीबीआई की 15 अधिकारियों की टीम अगले कुछ हफ्ते तक हाथरस का सच पता लगाने में जुटी रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर हाथरस केस से जुड़ी हुई आ रही है। हाथरस केस में सीबीआई एक बार फिर पीड़ित परिवार से पूछताछ कर रही है और अब से कुछ देर पहले सीबीआई की टीम पीड़ित के पिता, छोटे भाई और बड़े भाई को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है। उनसे पूछताछ हो रही है कि आखिरकार घटना वाले दिन आखिरकार क्या हुआ था। सीबीआई ने आज पूछताछ के लिए पीड़ित के पिता और पीड़ित के दोनों भाई को बुलाया है और इसके मद्देनजर जो है लोकल प्रशासन, एसडीएम और सीओ की सुरक्षा में इन्हें फिलहाल यहां से 10 किलोमीटर दूर जो सीबीआई ने अपना दफ्तर बनाया है कृषि भवन हाथरस में, वहां लेकर जाया जा रहा है। और तस्वीरों में देख सकते हैं इस वक्त कि ये लोग निकल चुके हैं। पीड़ित के दोनों भाई, पीड़ित के पिता, उन्हें लोकल पुलिस और जो एसडीएम है अंजलि गंगवार, वो लेकर जा रही हैं, अपनी सुरक्षा में लेकर जा रही है। कोर्ट में पेशी के लिए गए थे पूरा पीड़ित परिवार। उस वक्त भी अंजलि गंगवार, एसडीएम और जो सीओ है इलाके के, वो लेकर गए थे। उन्होंने बाकायदे 6 काफी गाड़ियों का एक कॉन्वॉय तैयार किया था और उस सुरक्षा में लेकर गए थे। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस ने फिलहाल इन्हें अपने घेरे में ले लिया है, दोनों भाई और पीड़ित के पिता को। और इस वक्त जो है वो घर के दहलीज को क्रॉस कर रहे हैं। और बीते कल भी जो बड़ा भाई है पीड़ित का, उससे पूछताछ किया था लोकल जो सीबीआई ने पूछताछ किया था। और आज जो है पीड़ित के पिता और छोटे भाई को पहली बार सीबीआई बुलाई है पूछताछ के लिए। और जो बड़े भाई है, जो बड़ा भाई है, वो आज दूसरा दिन है। सीबीआई इस पूरे मामले पे ग्राउंड जीरो पर जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आज तीसरा दिन है। पहला दिन सीबीआई पहुंची, पुलिस के अधिकारियों का बयान दर्ज किया और दूसरे दिन जो है क्राइम सीन पे पहुंची थी, अंतिम संस्कार वाले जगह पहुंची थी। और अब देखिए गाड़ियों में जो है इस वक्त जो है पीड़ित के दोनों भाई, पिता, सबको बैठा रही है लोकल पुलिस। यहाँ पर जो इलाके की जो एसडीएम है, उनकी गाड़ी सबसे आगे है। आप देख सकते हैं गाड़ियों में उनकी गाड़ी सबसे आगे है इलाके के एसडीएम की। इस तरीके से यहाँ पर काफिला बनाया गया है। सुरक्षा घेरे में पीड़ित के पिता और दोनों भाई को यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं एसडीएम की गाड़ी आगे होगी और यहाँ पर ये जो लोकल एसएचओ की जो गाड़ी है, इस गाड़ी में जो है पीड़ित के पिता और पीड़ित के दोनों भाई को बैठा दिया गया है। अंजलि गंगवार निरीक्षण कर रही है इस वक्त किस तरीके से बैठाया गया है। सीओ जो इलाके के हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अंजलि गंगवार लगातार निरीक्षण कर रही है कि किस तरीके से बैठाया जा रहा है, उन्हें किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो पीड़ित के पिता और दोनों भाई को। और बाकायदे जो यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जो ये इलाके के सीओ सबसे पहले थे। अब एसडीएम जो है अंजलि गंगवार, वो अपनी गाड़ी में बैठती हुई, जो गाड़ी है आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, वो ये सीओ की गाड़ी है। सीओ की गाड़ी सबसे पहले इस काफिले में चल रही है। सीओ की गाड़ी के बाद जो है एसडीएम की गाड़ी होगी, सीओ की गाड़ी के बाद एसडीएम की गाड़ी होगी, एसडीएम की गाड़ी के बाद वो गाड़ी है जिसमें पीड़ित परिवार बैठा हुआ है, जो एसएचओ की गाड़ी है, चंद्रपुर थाने की एसएचओ की गाड़ी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं चंद्रपुर थाने की एसएचओ की गाड़ी है और इसी गाड़ी में पीड़ित के पिता और पीड़ित के दोनों भाई को बैठाया गया है, आप देख सकते हैं। और दोनों तरफ जो है पुलिस के जवान है और उसके ठीक पीछे एक और लोकल पुलिस की एक गाड़ी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये काफिला है, इस तरीके की काफिले में गया है। 4 गाड़ियों का ये काफिला है। 10 किलोमीटर का सफर तय करना है इन लोगों को। पीड़ित के गांव से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी है जहां पर सीबीआई ने अपना कैंप बनाया हुआ है। तो आज पूछताछ के लिए पीड़ित के पिता को और दोनों भाई को बुलाया गया है। बड़े भाई को जो है आज दूसरी दिन पूछताछ की जाएगी, तब वहीं जो पिता है और छोटा भाई आज उसके साथ पहला दिन पूछताछ करेगी सीबीआई अपने दफ्तर में। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी लगातार मौजूद हैं। अजीत हमारे साथ लखनऊ से और अमित हमारे साथ हाथरस से हैं। अमित, अब से थोड़ी देर पहले ही सीबीआई की जो टीम है वो पीड़ित परिवार के सदस्यों को लेकर गई है। आज किस तरीके से पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ सकता है?
जी बिल्कुल। सबसे पहले तो बताओ कि जो लगातार पीड़ित परिवार ने सवाल उठाए हैं, अंतिम संस्कार को लेकर सवाल उठाए हैं और जो तमाम पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए हैं कि एफआईआर सही तरीके से दर्ज नहीं हुआ, जो हाईकोर्ट में तमाम सवाल उठाए गए थे पीड़ित परिवार को के तरफ से कि उन्होंने जो एफआईआर दर्ज करवाया था वो सही तरीके से दर्ज नहीं हुआ, लगातार जो इन्वेस्टिगेशन थी वो इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं हो रही थी। तो उन तमाम सवालों पर वो बातचीत करेंगे और उसके बाद पीड़ित के जो बड़ा भाई और जो उस दिन घटना वाले दिन खेत में ही मौजूद था, तो उससे भी आज लगातार सवाल जवाब किया जाएगा कि वो किस पॉइंट पर, क्योंकि कल तो रिक्रिएशन कर चुके हैं लेकिन आज क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करेगी सीबीआई कि वो कहाँ थे, उनकी माँ कहाँ थी, कैसे उनकी बहन कब उठी, कितने बजे उठी, कैसे गई, कितने देर बाद इन्हें मालूम चला कि इनकी बहन इनके साथ नहीं है, कब ये अपना जो चारा लेकर वो घर है, कौन आया इनको घर पे बुलाने के लिए, घर से कौन इनको लेकर गया वापस, खेत पे गए तो क्या देखे, फिर वो कब किसकी बाइक से जो पीड़िता थी वो चंदबा थाने पहुंची, चंदबा थाने जब पहुंची जो पहला बयान दर्ज करवाया है, उस पहला बयान और जो 22 तारीख को जो बयान दर्ज कराया गया था उसमें इतना अंतर है। तो ये तमाम सवाल है जो पीड़ित के दोनों भाई और पीड़ित के पिता से पूछने वाली है। पीड़ित के पिता से भी आज सवालों को घेरे में होंगे, लगातार उनसे सवाल पूछी जाएगी और जो पहला है कि जो पीड़ित परिवार से जब पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएगी तो सीबीआई जाहिर तौर पर उन तमाम लोगों से भी पूछताछ करेगी जिनका कभी ना कभी इस केस में जिक्र हुआ है। ठीक है अमित, रहिए आप हमारे साथ। देखिए हाथरस केस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से हाथरस कांड की जांच की निगरानी अपने हाथ में लेने की अपील की। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दाखिल किया। हाथरस मामले की जांच सीबीआई कर रही है और यूपी सरकार चाहती है कि किसी तरह का विवाद ना हो, इसलिए जांच की निगरानी खुद सुप्रीम कोर्ट करे। और इतना ही नहीं, यूपी सरकार के मुताबिक अगर कोर्ट चाहे तो सीबीआई के तय समय में जांच के निर्देश भी दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट में हाथरस कांड की जांच सीबीआई से कराने और सुनवाई यूपी से बाहर करवाने के मामले में कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिस पर यूपी सरकार ने यह हलफनामा दायर किया है। एहतशाम हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी एहतशाम, अब यूपी सरकार की तरफ से जो कही गई है बात वो ये कि अगर आप चाहे तो अपनी निगरानी भी रख सकते हैं इस पूरे मामले पर। बिल्कुल, ये बात राज्य सरकार ने पिछली सुनवाई में भी कहा था और अब हलफनामा दाखिल करके आधिकारिक तौर पर ये बात सुप्रीम कोर्ट को बताई गई है। इस मामले में कल सुनवाई होनी है, उससे पहले आज यूपी सरकार की तरफ से यह हलफनामा दाखिल किया गया है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अब राज्य सरकार चाहता है कि जो सीबीआई जांच हो रही है वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। इसमें अहम बात यह है कि इस मामले का संज्ञान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी लिया है और वो भी इस मामले को देख रहे हैं। इसके बावजूद अब राज्य सरकार ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले की निगरानी करे। तो अब जब कल सुनवाई होगी उसमें देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या आगे कदम उठाता है। और इस बीच हलफनामे में राज्य सरकार ने अपनी तरफ से ये भी कहा है कि जो पीड़ित परिवार है उनको पूरी तरह से सुरक्षा दी गई है और उन्होंने अपना एक निजी वकील भी कर लिया है, तो उनको कानूनी मदद भी मिल रही है। जी। वहीं ईडी की एक टीम पीएफआई से जुड़े चारों आरोपियों से मथुरा जेल में पूछताछ कर रही है। कोर्ट ने ईडी को हाथरस केस के बहाने यूपी में जातीय हिंसा फैलाने की साजिश के आरोप में जेल में बंद पीएफआई से जुड़े चारों आरोपियों से पूछताछ की इजाजत दी है। 5 सदस्यों की ईडी की टीम शाम 4 बजे तक आरोपियों से पूछताछ करेगी। ईडी ने कोर्ट से चारों आरोपियों अतीकुर रहमान सिद्दीकी, मसूद अहमद और आलम से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पूछताछ की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने ईडी ने फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों में पीएफआई की भूमिका का भी जिक्र किया और जिसके बाद कोर्ट ने ईडी को चारों से पूछताछ की इजाजत दी है। इस समय हम खड़े हुए हैं मथुरा के अस्थायी जेल में और आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे जो ईडी की टीम है वो यहाँ पर आ चुकी है और करीब जो 6 सदस्यीय टीम ईडी की इस अस्थायी जेल में प्रवेश कर चुकी है और अब वो अस्थायी जेल में जा रही है, जहां पर पकड़े गए 4 संदिग्ध युवक जिनका कि संबंध पीएफआई से बताया जा रहा है उनसे पूछताछ करेगी। अगर बात करें तो ईडी की जो टीम है वो करीब 11 बजे के आसपास अस्थायी जेल पहुंची है और अब देखना होगा कि ईडी की टीम इन चारों संदिग्धों से कितनी देर तक के पूछताछ करती है और क्या जानकारी जुटा पाती है। हाथरस केस से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है यूपी के चित्रकूट से। चित्रकूट में एक दलित नाबालिग लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लड़की के घर वालों का आरोप है कि 4 दिन पहले गांव के ही कुछ लोगों ने उसका गैंगरेप किया था, जिसकी वजह से वो परेशान थी और बीती रात उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने तीनों लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया और उनकी तलाश में जुटी है। जानकारी के मुताबिक 4 दिन पहले जब नाबालिग
खेतों में गई थी तभी कुछ लोगों ने उसे बंधक बना लिया और आरोप है कि उसका गैंगरेप भी किया गया। बाद में घरवाले जब उसे तलाश करते हुए वहां पहुंचे तो उन्हें लड़की के हाथ पैर बंधे मिले थे। हालांकि उस वक्त लड़की ने रेप की शिकायत नहीं की थी, लेकिन उसके मौत के बाद घरवालों ने गैंगरेप का आरोप लगाया है। ये सूचना मिली कि बच्ची ने आत्महत्या कर ली है, खरौद गांव की है, और वहां पर जाकर इनके परिजनों से बातचीत की गई और हम लोगों ने इनसे तहरीर प्राप्त कर ली है। इन्होंने मुकदमा लिखाया है अभी, और हम उसको लिख के तहरीर के आधार पर जो जो धाराएं हैं सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया जा रहा है और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। विवेचना मेरे द्वारा स्वयं की जाएगी, क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा, और जिनके खिलाफ इन्होंने आरोप लगाए हैं उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई करके उनको जेल भेजा जाएगा। यूपी में महिलाओं से जुड़े अपराध के मामले में बड़ी खबर आ रही है। आगरा, चित्रकूट और प्रतापगढ़ की रेप और छेड़छाड़ की घटनाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद गंभीरता से लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों में प्रशासन को इस मामलों में बेहद सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए और इतना ही नहीं, सभी पीड़ित परिवारों की सुरक्षा तुरंत सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा एक ट्वीट किया और लिखा कि आगरा, चित्रकूट, प्रतापगढ़ की घटनाओं के संबंध में जिला प्रशासन को तुरंत प्रभावी और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वरिष्ठ अधिकारी तत्काल मौका मुआयना करें, जांच संबंधी कार्रवाई समय से पूरी करें और पीड़ित परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। महिला संबंधी जो अपराध हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में और नाबालिग बच्चों के मामलों को पास्को कोर्ट में अभियोजित कराया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पीड़ित परिवार को तत्काल जरूरी सहायता उपलब्ध कराई जाए, मामले की पैरवी प्रभावी हो ताकि दोषियों को शीघ्र दंड मिले।